in Newton's second law of motion. He stated that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied to the object and the change takes place in the direction of the force. स्टेटमेंट तो हमने रीड कर ली, लेकिन अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रिकेट सीजन चल रहा है तो एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। बॉलर ने जैसे ही बॉल थ्रो की तो उस बॉल का कुछ ना कुछ मास वेलोसिटी थी, मतलब उसका इनिशियल कुछ मोमेंटम रहा होगा, राइट। अब जैसे ही वो बॉल बैट्समैन के पास आई, बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया तो हिट करते ही उसकी वेलोसिटी में चेंज आया होगा। बॉल का मास तो चेंज नहीं हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई होगी। बॉलर के थ्रो करने की स्पीड और जो बैट्समैन ने हिट किया है उसकी स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वेलोसिटी अलग अलग है, मोमेंटम चेंज हुआ होगा। बॉल की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन पहले था जब बॉलर ने थ्रो किया और बैट्समैन ने हिट किया, इसके बाद जब बॉल की वेलोसिटी में चेंज आया तो उसका जो मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है? द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन। बैट्समैन जितना तेज हिट करेगा, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा चेंज आएगा, कम फोर्स लगाएगा कम चेंज आएगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, जो चेंज हुआ है मोमेंटम में, वो किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन। और किस डायरेक्शन में चेंज आया है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। बॉल ऐसे आ रही थी, बैट्समैन ने हिट किया, बॉल का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हिट किया गया है बॉल का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो गया। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम में क्या चेंज आया है वो किस पे डिपेंड करता है? कितनी ज्यादा फोर्स उस पर लगाई गई है। जितनी ज्यादा फोर्स उतना चेंज, कम फोर्स कम चेंज, राइट। और डायरेक्शन का क्या रूल है? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, उसी डायरेक्शन में जो चेंज है वो भी होगा। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो चेंज इन मोमेंटम को आप सिंपली लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम, लेकिन रेट की जब आप बात करते हो कितने रेट से चेंज आ रहा है, जब भी हम रेट लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। नॉर्मल चेंज इज चेंज, बट जब आप उसको टाइम भी कंसिडर में करते हो तब जाके वो रेट ऑफ चेंज होता है। तो जैसा कि हमने स्टेटमेंट पढ़ी है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम लग रहा है उसको वो मोमेंटम चेंज होने में, इस पे भी डिपेंड करता है। अब हम कंसिडर करते हैं सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m। अभी वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जिसकी वेलोसिटी क्या है? हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद में इसको सपोज हिट किया गया, हिट किया उसने अपना मोमेंटम चेंज कर लिया, मोमेंटम चेंज करा तो मास तो m नहीं रहेगा, लेकिन वेलोसिटी मान लो v हो गई। तो क्या होगा? पहला मोमेंटम जो था वो क्या था? mu। चेंज हुआ मोमेंटम में तो क्या हो गया? mv। आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो कि फोर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ F से, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu। फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल ये है, डिफरेंस निकालना है कितना चेंज आया, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय t विच इज टाइम टेकन, राइट। अब मैं कैसे लिख सकती हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और m यहाँ पे कॉमन है, दोनों में mm कॉमन है, तो हम m यहाँ कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा? v माइनस u अपॉन t। अब आप यहाँ देख रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है क्या होता है? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी जगह पर हम a पुट कर सकते हैं, तो ये जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, मास इनटू एक्सिलरेशन। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, ये वाली क्वांटिटी कम होगी तो ये वाली क्वांटिटी कम होगी। ये अभी एक रिलेशन है। अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू लिखना है, तो क्या करते हो आप? एक कांस्टेंट ऐड करते हो, f इज इक्वल टू लिख के हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, फिर यहाँ पर जाएगा ये ma, f इज इक्वल टू k ma,
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इसे ऐड कर रहे हो, है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सपोज करो कि आपका जो मास था वो 1 kg था, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, तो आपका जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा 1 न्यूटन, और आपकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो इस केस में क्योंकि k की वैल्यू 1 हो गई, तो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। This is the mathematical expression you get by the Newton's second law of motion, that F is equal to m into a, force is equal to mass into acceleration। जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, उतना ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, जितना कम मास होगा, जितना कम एक्सेलरेशन होगा, उतना कम आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। नॉर्मली हम फोर्स की यूनिट लिखते हैं न्यूटन, NEWTON, और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स 1 न्यूटन होता है, फोर्स की क्वांटिटीज हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच वॉट, उसकी यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है मास हमने केजी में रिप्रेजेंट किया है ना, और एक्सेलरेशन होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप कह सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपका एक्सेलरेशन 1 हो, मास 1 kg हो, तो आपका जो फोर्स आएगा वो 1 न्यूटन आता है। सो न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में रिलेशन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, इट्स इजी। कभी कभी आपको फोर्स के आगे से नेगेटिव साइन भी मिलेगा। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो पॉजिटिव फोर्स आती है, लेकिन अगर मैं मूव ऐसे कर रही हूँ और कोई व्यक्ति मेरे सामने आके मुझे ऐसे धक्का दे, मतलब मुझे ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, मेरा मोशन ऐसा है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेरा मोशन का डायरेक्शन ये है, लेकिन वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो मेरे मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट में है, तब आप फोर्स के आगे एक नेगेटिव साइन अप्लाई करते हो टू डिनोट दैट द फोर्स व्हिच इज गेटिंग अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम एक एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेट में जब आपने देखा होगा कि बैट्समैन ने जैसी बॉल को हिट किया और कोई फील्डर जब उस बॉल को कैच करने जाता है तो वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वो कभी भी डायरेक्टली ऐसे कैच नहीं पकड़ लेगा, हमेशा पीछे की साइड में अपने हाथों को ले जाता है और फिर कैच करता है। ये क्यों किया जाता है? आप लोगों ने देखा कि जैसे ही बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल मूव कर रही है, मोशन हो रहा है, मोशन की कुछ क्वांटिटी होगी, मतलब उसका मोमेंटम है। जब वो किसी पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ मूव कर रही है और उसका मोमेंटम क्योंकि हाई है, जब बैट्समैन ने बहुत तेज फोर्स लगाई है तो उसका मोमेंटम वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो गया। अगर इस हाई मोमेंटम के साथ फील्डर उसको बॉल को कैच करेगा तो उसको बहुत ज्यादा इंजरीज हाथ में हो सकती हैं। इन इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए वो थोड़ा सा टाइम लैग करता है। आप देख रहे हो ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी कम फोर्स लगेगी, जितना कम टाइम होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर आप पास में जाके खड़े हो जाओ और आप बॉल को कैच कर लोगे, आपको ज्यादा तेज लगेगी, लेकिन अगर आपने बॉल को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया, चेंज इन मोमेंटम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी और आपके हाथ में इंजरीज नहीं होंगी। इसलिए उस टाइम लैग को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा टाइम गेन करने के लिए जो फील्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली ऐसे बॉल कैच ना करके थोड़ा पीछे जाके कैच करते हैं ताकि टाइम थोड़ा बढ़ जाए, मोमेंटम कम हो जाए, जिससे उन्हें फोर्स थोड़ी सी कम लगानी पड़े। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कभी स्केटिंग ट्राई की होगी या नहीं की होगी तो अपने फ्रेंड्स को स्केट यूज करते देखा होगा। अगर हम स्केट्स पहन लें और एक बॉल की तरफ खड़े हो जाए और बॉल को पुश करें, उसको पीछे धकेलने की कोशिश करें, तो बॉल का तो मास बहुत ज्यादा है तो वो तो मूव करने से रही, लेकिन जैसे ही हम उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, और क्योंकि हमने स्केट्स पहने हुए हैं वो रोल करते हैं तो हम पीछे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाता है। यही ऑब्जर्वेशन देखते हुए न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया, that every action has equal and opposite reaction। इसका मतलब जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो
तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर इक्वल अमाउंट में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता है। जैसे मैं अगर फोर्स लगा रही थी वॉल के ऊपर, तो वॉल ने भी उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स मेरे ऊपर एक्सर्ट करी और उसकी वजह से मैं स्केट्स पहनी थी तो मैं पीछे हो गई। So, the Newton's third law of motion states that whenever two objects came in contact with each other and one object is applying a certain kind of force on another object, then that object will also exert equal amount of force on the previous object but in opposite direction. मतलब जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। तो मैंने जो फोर्स लगाया, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एक्शन। मैंने बॉल पे फोर्स लगाया तो मेरा फोर्स इज एक्शन, एंड जो उस एक्शन की वजह से उस बॉल ने फोर्स मुझ पे लगाया, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने गांव में देखा होगा, बैल होते हैं, तो आप क्या करते हो, एक आदमी है उस बैल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जो बैल है वो उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में और वो दूर जाने की कोशिश करता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एक और एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम मूव करते हैं, हम वॉक करते हैं ग्राउंड पे, तो हम क्या करते हैं, अपना एक एक लेग आगे बढ़ाते जाते हैं। आप मूव करके देखना, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका एक लेग जो होता है, जैसे आपने उसे आगे बढ़ाया, वो बैकवर्ड मोशन करता है। हम मूव तो आगे कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लेग्स का मूवमेंट होता है वैसा होता है कि हम आगे रखते हैं और लेकिन ऐसा हल्का सा पीछे खींचते हैं, फिर आगे एक लेग रखते हैं उसको पीछे मूव करते हैं, एक आगे रखते हैं उसको पीछे मूव करते हैं। तो हम जो अपना लेग आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ग्राउंड जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दिस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इसी वजह से हम आगे मूव कर पाते हैं। स्लिपरी सरफेस अगर होता है जहां पे हम तो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर पाता, वहां फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी कम लगती है, तो हम वहां पे आगे इजीली मूव नहीं कर पाते, हम स्लिप होते हैं, स्लिप होकर पीछे पीछे ही जाते हैं। क्यों पीछे जाते हैं? क्योंकि हम बैकवर्ड लगा रहे हैं और फोर्स फॉरवर्ड लगा नहीं पा रहा है स्लिपरी सरफेसेस पर। अब आप लोगों को एक और चीज पता होनी चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो लगेगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी, लेकिन एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो जरूरी नहीं है इक्वल हो। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका फोर्स F1 है, उसका मास m1 और एक्सीलरेशन m1 है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है ना वो काफी ज्यादा है, ठीक है, ह्यूज मास है, एक्सीलरेशन लेकिन थोड़ा कम है। अब दूसरे एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो फोर्स है वो F2 है, मास m2 है और a जो है वो a2 है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि F1 और F2 जो होगा वो इक्वल होगा, F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस इसलिए आप इसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हो। फोर्स और फोर्स इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए इसके आगे आप एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब मैंने बोला कि इसका मास ज्यादा है और मान लो कि इसका मास काफी कम है, इसका मास ज्यादा, इसका मास कम, और दोनों वैल्यूज को आपको इक्वल करना है। एक्सेलरेशन में चेंज आना चाहिए ना, एक का अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, इसका मास अगर कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, तभी वैल्यूज आपस में इक्वल हो पाएंगे। हमें इक्वल टू करना है ना, इक्वल टू कब होगा, जब अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो और ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा हो। मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन ज्यादा, मास कम, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स कैन वेरी, वो चेंज हो सकते हैं, फोर्स इक्वल लगती है। इसके लिए आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा जब हम गन शॉट करते हैं, है ना, जब आपने कोई गन चलाई तो गन के अंदर दो चीजें हैं, एक आपकी गन हो गई, दूसरा है आपकी बुलेट। बुलेट का मास बहुत कम है और जो गन का मास है वो काफी ज्यादा है। जैसे ही आप फायर करोगे तो दोनों पे फोर्स लगने वाली है ना, जैसे आपने फायर किया तो क्या वो बुलेट आगे की तरफ जाएगी और बुलेट का जो फोर्स है वो इस गन पे भी कुछ फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे जाएगी। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है
लेकिन मास अलग है। बुलेट का मास ज्यादा है, बुलेट आगे की तरफ, जो गन है वो पीछे की तरफ जा रही है। एक्सीलरेशन किसमें ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में फोर्स इक्वल लग रहा है, तो बुलेट में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा और गन में एक्सीलरेशन कम होगा। तो क्योंकि बुलेट का एक्सीलरेशन ज्यादा तो दूर तक ट्रैवल कर जाती है, कितनी दूर तक जाती है, लेकिन गन जो होती है वो बस थोड़ा सा पीछे जाती है। जैसे आप फायर करते हो तो आपका हाथ थोड़ा सा पीछे जाता है। क्यों पीछे जाता है, क्योंकि गन में भी कुछ फोर्स लगी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है, इसलिए पीछे आएगा। मास ज्यादा है इसलिए उसका एक्सीलरेशन कम होगा, इसलिए कम पीछे जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने मारा और गन एकदम पीछे उड़ के चली गई कहीं पे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। जो बुलेट है उसका मास कम रहता है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाता है, वो दूर तक चला जाता है। तो आई होप आप लोगों को मास और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है, और दो ऑब्जेक्ट जब साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं तो एक की फोर्स का दूसरे की फोर्स पे क्या असर पड़ता है और एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आपको समझ आया होगा और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स या रॉकेट्स कैसे मूव करते हैं, शिप्स कैसे मूव करती हैं, हॉर्स पुलिंग कार्ट्स कैसे मूव करते हैं। ये सब के सब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही डिपेंडेंट है। तो आप इनके एक्सप्लेनेशंस पढ़ के देखना। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मैं बोलती हूँ तो बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके लिए नेशनल पार्क बना दिया जाए और मोमेंटम को उसके अंदर रख दिया जाए, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये नहीं होता। कंजर्व करना मतलब बचाना, बचाना मतलब खर्च ना होना, खर्च ना होना मतलब ना तो उसका फॉर्मेशन होना ना ही उसका एक्सप्लॉयटेशन होना। जब दो बॉडीज एक दूसरे पे इंटरैक्ट करेंगे, दोनों बॉडीज का अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो जब उनका इंटरैक्शन होगा तो उनके ओवरऑल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। मान लीजिए कि एक बहुत हैवी सा ट्रक है जिसका मास काफी ज्यादा है और वो मूव कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। मास और वेलोसिटी है मतलब कि उस ट्रक का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। उसी के सामने कार खड़ी हुई है, वो रेस्ट कंडीशन में है, तो उसका भी अभी कुछ जीरो मोमेंटम है मान लो, लेकिन कुछ तो मोमेंटम होगा। वेलोसिटी जीरो है लेकिन मास कुछ है, तो उसका भी कुछ मोमेंटम है। जीरो ही है लेकिन मोमेंटम तो है। अब क्या होगा, जैसे ही ट्रक आया और उस कार से हिट किया, कार तो ऐसी थी, जैसे ही उसने उस कार से हिट किया तो क्या होगा, कार मूव करने लगेगी, कार की वेलोसिटी चेंज हो गई। अब ट्रक जो था वो तेज वेलोसिटी के साथ आ रहा था, लेकिन कोलिजन के कारण उसकी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब कार की वेलोसिटी बढ़ गई और ट्रक की वेलोसिटी कम हो गई। दोनों का पहले कोलिजन से पहले अपना कुछ मोमेंटम था, अब उसको ऐड करो और कोलिजन के बाद में दोनों के मोमेंटम को ऐड करो, आपको पता चलेगा कि दोनों केसेस में मोमेंटम सेम है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, similarly momentum cannot be created nor be destroyed, but what happens is momentum of one vehicle is transferred to the other। इसकी वेलोसिटी कम हुई और जितनी इसकी वेलोसिटी कम हुई उतनी इसमें ट्रांसफर हो गई, तो मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ट्रक से कार में शिफ्ट हो गया, तो ओवरऑल इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लो आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल है आपके पास ए, दूसरी बॉल है बी, ठीक है। बॉल ए का जो मास है वो है एम ए, बॉल बी का मास है एम बी। ये दोनों मूव कर रहे हैं तो इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यू ए से, ए बॉल की और बी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी यू बी। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में इन दोनों में हुआ कोलिजन, ये दोनों आपस में टकरा गए। क्यों टकराए, मान लो कि बी की जो वेलोसिटी थी वो कम थी, बी धीरे 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 चला था, ए की वेलोसिटी ज्यादा थी, तो थोड़े टाइम के बाद में इनके बीच में कोलिजन हो गया, दोनों टकरा गए। कोलिजन के बाद में वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी के साथ लोग आगे मूव नहीं करेंगे। तो कोलिजन के बाद में मान लो ए की वेलोसिटी हो गई बी ए और बी की वेलोसिटी हो गई आपकी वी बी। मास में तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, जो मास
कोलिजन से पहले था, आफ्टर कोलिजन भी मास वही रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब जब कोलिजन हुआ तो क्या हुआ होगा, इस बॉल ए ने इस बॉल बी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट की होगी, मतलब उसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया होगा। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ए बी के साथ। एफ ए बी क्यों, ए इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन बॉल बी, ए एक एक्शन परफॉर्म कर रही है बॉल बी के ऊपर। और जब रिएक्शन हुआ होगा कोलिजन के बाद में, जब ये बॉल्स अलग अलग हुई होंगी, तो हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है सेम अमाउंट में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब बी ने ए पे फोर्स लगाया होगा तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एफ बी ए विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि एक्शन हो रहा है, यहाँ रिएक्शन हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं। तो जब बॉल ए ने बॉल बी पे जब फोर्स लगाए तो बी में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ए बी इक्वल्स टू, अपन को पता है क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है बी का, एम डी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अपन को पता है ए इक्वल्स टू होता है बी माइनस यू अपॉन टी। लेकिन किसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब ए बी पे लगा रहा है तो किसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ठीक है। जब बॉल ए ने बॉल बी पे फोर्स लगाई और बी का एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो मास ये रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, बी की इनिशियल वेलोसिटी यू बी थी, फाइनल वेलोसिटी वी बी थी, तो वी बी माइनस यू बी अपॉन टी हो जाएगा। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। कैसे मिली अपन को ये, जब ए ने बी पे फोर्स लगाया और बी में क्या चेंजेस आए वो ऑब्जर्व किया। अब जब रिएक्शन हुआ, ये था एक्शन। जब रिएक्शन हुआ, जब बी ने ए पे फोर्स लगाई तो क्या हुआ होगा, माइनस एफ बी ए। क्या हुआ होगा, इसका मास इंक्लूड हुआ होगा यहाँ पे, और वेलोसिटी किसकी चेंज हुई होगी कि बी ने रिएक्शन किया है, तो वेलोसिटी किसकी चेंज हुई होगी, ए बॉल की। तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ बॉल ए इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। किसका एक्सेलरेशन चेंज हुआ है, ए का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया कि माइनस बी इक्वल्स टू एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। अब आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब अपन ये और ये वैल्यू दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी इज इक्वल टू, अब ये माइनस है बी है ना, तो अपन को ये पूरी वैल्यू में लिखनी है बट विद अ माइनस साइन। तो मैं लिखूंगी माइनस, ये हो जाएगा आपका एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टी और टी दोनों साइड में टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाओगे आप मल्टीप्लाई होगा, आप टी से टी कैंसिल कर सकते हो, तो फिर टी को हटा देते हैं। अब अपन ये वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी को इससे करोगे तो एम बी यू बी इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस साइन है तो अपन माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा माइनस एम ए, वी ए से मल्टीप्लाई किया तो वी ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एम ए यू ए, ठीक है। अब क्या करो, वी वी वाली टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, यू यू वाली टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। तो यू को इधर ले जाओ और वी को इधर ले आओ, तो हो जाएगा एम ए वी ए, माइनस है ना, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए, ये है माइनस में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस एम बी यू बी, ठीक है। वी वी टर्म्स को साथ में ले गए और यू यू टर्म्स को साथ में ले आए। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों जो सम है क्योंकि वी यूज कर रहे हो तो ये आफ्टर कोलिजन है। सिमिलरली ये जो वैल्यूज है यू और यू वाली,
बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज। आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम जो था वो बिफोर कोलिजन दोनों के मोमेंटम के इक्वल आया है। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, जो कोलिजन से पहले था वही कोलिजन के बाद में भी मोमेंटम रहेगा। इसकी एप्लीकेशंस आप देख सकते हो जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस है वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी एप्लीकेशंस है। तो आई होप आप लोगों को फोर्स एंड ऑल द थ्री लॉज ऑफ मोशन विथ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ आ गया होगा। अब आपको कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आपके डाउट क्लियरिंग के लिए मैं अलग से कोई एक वीडियो बना सकती हूँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।